हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिटिव क्यूबी डिस्कशन में आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ऑडिट प्लान फॉर क्षेत्रापल लिमिटेड as audit partner you want to highlight the sources of misstatements arising from other than fraud to your audit team and caution them. आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट्स जो हमारे थ्योरी नोट्स में डायरेक्टली कवर्ड है। तो वही आंसर यहाँ पे आ गया है। अगर आपको 450 का पहले रिवीजन करना है तो आपको यहाँ आई बटन पे दिख जाएगा, मैंने 450 को मार्क कर रखा है। आप उस पर क्लिक करके 450 का पहले रिवीजन कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं एंड देन दोबारा से आप आके क्यूबी डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने इसे ऑलरेडी थ्योरी में कवर कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। Next, the auditor of XY and Company Limited has intimated management that certain misstatements identified during course of audit needs to be corrected. As an auditor, discuss impact of such misstatements in case management does not carry out said corrections. मैं इसमें highlight कराना चाहूंगी, discuss impact of such misstatements in case management does not carry out said corrections. ये लाइन से आपको डायरेक्टली मेरे थ्योरी नोट्स में पॉइंट मिल जाएगा, लास्ट पैराग्राफ है, उसमें आपको सेम टू सेम आंसर मिलेगा एंड आपको ये समझना है तो आप वापस से सेम थ्योरी वाले जो हमारी मेरी वीडियो है उसमें जाकर के इस पूरे आंसर को आप समझ सकते हो। तो मैं इसे दोबारा यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने थ्योरी में करवा रखा है, इसलिए अभी मैं आगे चल रही हूँ। ठीक है, last question. While assessing impact of uncorrected misstatements in audit of Manhattan Constructions Private Limited, एक construction company है, Mr. Sushil encountered significant issue. सुशील कौन है? Auditor है। Significant issue related to calculation of materiality on sales. Materiality हम किसमें निकालते हैं? ऐसे 320 के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। Initial materiality calculation was based on estimated figures provided by the management. Materiality किसकी बात कर रहे हैं? सेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो उन्होंने इनिशियल अपनी मटेरियलिटी निकाली थी, मतलब एट द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट जो उन्होंने मटेरियलिटी निकाली थी वो थी एस्टिमेटेड फिगर्स पे, जो कि किसने प्रोवाइड कराए थे? मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कराए थे। क्या था उसमें? नोटेबली ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ फुल ईयर सेल्स मैनेजमेंट एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम एक्चुअल अमाउंट ऑफ 11 मंथ्स, मतलब उनके पास 11 महीने का तो एक्चुअल डेटा था और एक महीने का उन्होंने किस बेसिस पे निकाला कि भाई 11 महीने में मेरी जितनी भी एवरेज सेल्स हुई है वो मेरे आखिरी के एक महीने में भी होने वाली है। यानी उन्होंने ये मान लिया कि मेरे ऑन एन एवरेज हर महीने में एक सेम पैटर्न से सेल चल रही है, एक सेम अमाउंट की सेल चल रही है, इसलिए उन्होंने उसको एक्सट्रापोलेट करके एक महीने के एस्टिमेटेड फिगर्स को लेके पूरे 12 महीने की सेल्स प्रोवाइड करा दी टू द ऑडिटर मिस्टर सुशील, ताकि वो अपनी मटेरियलिटी ओवर द सेल्स निकाल सके। ये अपना केस चल रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है? However, given nature of Manhattan Constructions as a company in construction sector, where monthly sales exhibit substantial variations, unique challenge emerge. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये जो कंपनी है इसका जो बिजनेस पैटर्न है उसमें हर महीने की सेल्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। आप ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते हो कि मेरे ऑन एन एवरेज एक अमाउंट की ही सेल्स चलने वाली, नहीं, उसमें काफी ज्यादा वेरिएशन दिखेंगे, कभी बहुत ज्यादा है कभी बहुत ज्यादा लो। तो इन्होंने ये जो काम किया ना कि 11 महीने के लेके एक महीने का एक्सट्रापोलेट कर दिया, ये पैटर्न ही बिल्कुल सही नहीं है, ये ट्रेंड वो कर ही नहीं सकते बिकॉज उनका हर महीने का सेल्स काफी ज्यादा वेरी करता है एक दूसरे से, तो ये पैटर्न ही उन्होंने गलत फॉलो किया। Actual sales for last month deviated significantly from the estimated sales due to an unforeseen increase in the stamp duty rates imposed by the government in that region. As a result, last month's actual sales represent only 25% of the estimated sales. Now, Mr. Sushil is confronted with a dilemma regarding appropriate approach to evaluate uncorrected misstatements using previously calculated materiality. अब इनके साथ आखिरी महीने में हुआ क्या? स्टैम्प ड्यूटी की रेट बढ़ गई, इस वजह से लोगों ने कम घर खरीदे। अब कम घर खरीदे तो उस वजह से उनकी सेल्स नीचे चली गई। तो उन्होंने क्या बोला, फॉर सपोज अगर उनकी एक महीने की सेल्स जो उन्होंने एस्टिमेट करी थी वो सपोज अगर करी थी 100 लैक्स की, अब वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी एक्चुअल में सेल्स कितनी हुई है? 100 लैक्स जो उनका एस्टिमेटेड फिगर्स है इनटू 25%, यानी उनके अकॉर्डिंग सिर्फ, मतलब एक्चुअल में उनकी सिर्फ 25 लैक्स की सेल हुई है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर उनका एस्टिमेटेड फिगर 100 लैक्स का था इन द लास्ट मंथ, तो उनकी एक्चुअल सिर्फ 25 लैक्स की हुई, यानी उनकी सेल्स सिग्निफिकेंटली कम हुई है। अब यहाँ पे उनको क्या करना था? मटेरियलिटी निकालनी थी सेल्स के ऊपर।
हमने पहले उनको डेटा दिया था 100 lakhs के अकॉर्डिंग। फॉर सपोज उन्होंने पूरे 100 lakhs को इंक्लूड करते हुए अपनी सेल्स दी है 1200 lakhs की, ठीक है। अब 1200 lakhs की उन्होंने अपनी सेल्स दी, लेकिन एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ, उनकी एक्चुअल सेल्स कितनी बनी है 1100 + 25 विच इज 1125। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही है कि उन्होंने एस्टिमेट कितनी की थी, अपनी टोटल सेल्स 1200 lakhs की करी थी, यानी 12 करोड़ की थी। एंड एक्चुअल में उनकी सेल्स कितनी निकल के आई है 11.25 करोड़ की निकल के आई है। अब उनकी सेल्स में जो कमी हुई है उस वजह से उन्हें अपनी मटेरियलिटी में भी रिवीजन करना पड़ेगा। आप एक बार अपनी मटेरियलिटी निकालते हो कि फॉर सपोज अगर मेरी सेल्स है 12 करोड़ की, तो अगर इसमें 50 लाख का अगर कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर 30 लाख की कुछ गड़बड़ होगी, या फिर मतलब हर कंपनी के टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड करता है कि वो क्या मटेरियलिटी सेट करना चाहते हैं, ऑडिटर से क्या मटेरियलिटी सेट करवाते हैं, उन्हें कितना इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। तो अगर उन्हें लगता है कि नहीं 30 लाख 20 लाख 10 लाख जो भी उनकी मटेरियलिटी लेवल है, उन्होंने पहले तो इसके अकॉर्डिंग उस मटेरियलिटी लेवल को सेट कर दिया कि इससे नीचे के अमाउंट जो होंगे, फॉर सपोज अगर मैं देती हूँ 20 lakhs, 20 lakhs वॉज द मटीरियलिटी, ठीक है। अब उन्होंने 20 लाख के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया कि 20 लाख से नीचे के कोई भी अमाउंट होंगे उनको हम चेक नहीं करेंगे, ऑडिटर चेक नहीं करेगा, और उससे ऊपर के जितने भी अमाउंट होंगे हम उनको अच्छे से चेक करेंगे। एंड उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे, लेकिन उससे नीचे के अमाउंट होंगे तो हम उन्हें इवेल्युएट नहीं करने वाले हैं। उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम उनको इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर हमने इतना ज्यादा उन पर भी फोकस कर दिया तो हमारा जो है हमें बैलेंस रखना पड़ता है कॉस्ट एंड बेनिफिट का, वो हम नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने 20 लाख की मटेरियलिटी सेट कर ली। इसके साथ वो एक मटेरियलिटी और सेट होती है विच वी कॉल एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है, देखो उन्होंने 20 लाख की अपनी अमाउंट सेट कर ली। अब हो सकता है फॉर सपोज, मैं नीचे आपको और लिखती हूँ, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन हो सकता है। फॉर सपोज उनका एक कोई कस्टमर था मिस्टर ए, राइट। अब ये उन्होंने कोई एक फिक्टिशियस कस्टमर बना रखा था अपनी सेल्स को सिर्फ इन्फ्लेट करने के लिए। उसने मल्टीपल टाइम्स एक साल में उनसे परचेज करी थी, उन्होंने सेल करा था मिस्टर ए को। एक बार उसने 5 लाख का खरीदा मकान, फिर उसने 10 लाख का मकान खरीदा, फिर उसने खरीदा 7 लाख का मकान, फिर उसने और आगे खरीदा सपोज 9 लाख का मकान। अब आप यहाँ पे देखोगे तो उसने कभी भी 20 लाख से ज्यादा की एक सिंगल परचेज नहीं करी है। तो अगर ऑडिटर ऐसे चेक करने जाएगा तो उसे लगेगा कि ये हमेशा मटेरियलिटी लेवल से नीचे का है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, आप इन सबका टोटल करोगे तो इतना टोटल कितना आएगा 12 22 31 lakhs, यस। अब ये जो हमने एग्रीगेट किया तो हमारा टोटल अमाउंट बन गया 31 lakhs का, जो हमारी मटेरियलिटी लेवल से ऊपर है। तो ऐसे कुछ हमारे अमाउंट्स हो सकते हैं जो सिंगल देखे जाए तो हमारी मटेरियलिटी को इम्पैक्ट नहीं करे, लेकिन अगर उनको एग्रीगेट कर देंगे तो वो हमारी मटेरियलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी सेट करनी पड़ती है जो हमारे मटेरियलिटी लेवल से नीचे की होती है, कि अगर ऐसे कोई अमाउंट है जो एग्रीगेट करके हमारे उससे ऊपर जा सकते हैं तो उससे हम एक नीचे अमाउंट सेट करते हैं जो इंडिविजुअल अमाउंट्स को भी कैच कर लेगा। फॉर सपोज अगर हमने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में अपनी अमाउंट सेट कर ली 4 lakhs की, कि अगर हमने उनको इंडिविजुअल देखेंगे तो 4 लाख से ज्यादा के होने चाहिए, और एग्रीगेट कर देंगे तो मटेरियलिटी लेवल यानी 20 लाख से ऊपर के हो जाने चाहिए। तो अब अगर उन्होंने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 4 लाख की सेट कर ली तो अब ये सारे अमाउंट्स हमारे कवर हो जाएंगे, ऑडिटर इनको भी चेक करेगा और तब वो जान पाएगा कि ये जो मिस्टर ए है ये तो एक मतलब बस दिखाने का कस्टमर है, असल में तो इसे कोई सेल्स हुई नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी सेल्स को इन्फ्लेट किया है। तो इस तरह से हमें 2 लेवल सेट करने पड़ते हैं, एक मटेरियलिटी लेवल का और उससे नीचे एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, ताकि हमारी एग्रीगेट में भी अमाउंट कहीं बड़ी ना बन जाए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, उन्होंने 1200 lakhs के अकॉर्डिंग अपनी मटेरियलिटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट कर ली थी, लेकिन अब बाद में अमाउंट अपना क्या निकल के आया 11.25 करोड़ का निकल के आया है। तो अब यहाँ पे उन्हें मटेरियलिटी दोबारा से सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग थी वो तो 12 करोड़ के अकॉर्डिंग थी, अब 11.25 करोड़ हो चुका है। तो हमारे को और थोड़ा सा अपनी मटेरियलिटी को नीचे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेल्स का अमाउंट नीचे गया है। मटेरियलिटी नीचे जाएगी, मटेरियलिटी नीचे जाएगी तो हमें अपनी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी नीचे करना पड़ेगा। यही पूरा आंसर है जो हमें अपने इस आंसर में लिखना है, जो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है कि हमारी सेल्स नीचे गई है तो उसके साथ हमारी मटेरियलिटी भी नीचे जाएगी, हमारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी नीचे जाएगी। इसमें हमें बस एक्स्ट्रा में क्या लिखना होगा कि हम ऐसे 320 के अकॉर्डिंग एक बार अपनी मटेरियलिटी सेट कर देते हैं, लेकिन अगर बाद में हमारे सामने ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जैसे हमारे सामने ये 11.25 करोड़ का आया, अगर हमारे सामने ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो हमें एट द स्टार्टिंग पता होता है, जब हमने मटेरियलिटी को सेट कर रहे हैं तभी हमारी मटेरियलिटी लेवल कुछ अलग होता, तो ऐसे पॉइंट्स में हमें अपनी इसे मटेरियलिटी को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यही पूरा आंसर है जो हमें लिखना है, जो मैंने आपको पूरा इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है।
आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। As per SA 450, auditor is required to reassess materiality in accordance with SA 320, materiality in planning and performing an audit, before evaluating impact of uncorrected misstatements. This reassessment is crucial to confirm ongoing appropriateness of materiality in light of entities' actual financial results. The determination of materiality under SA 320 often relies on estimates of entities' financial results given that the actual results may not be known during early stages of audit। अभी क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल फिगर्स का पता हो जब आप अपनी ऑडिट को शुरू करो। जनरली तो हम अप्रैल के बाद ही अपने ऑडिट को शुरू होते तब तक हमें अपने सब चीजों के बारे में पता होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जिसका हमें टाइम से ऑडिट को खत्म करना रहता है, या फिर बैंक है, एनबीएफसी, उनमें तो बहुत ही कम टाइम होता है कि हमें ऑडिट को फटाफट कंप्लीट करना होता है। दैट्स वाई हो सकता है ऑडिटर को पहले ही बुला ले कि भाई तुम अपना काम को शुरू कर दो ताकि हमारा टाइम से ऑडिट को खत्म हो सके। तो अगर उसने मार्च में शुरू कर दिया ऑडिट तो उसको मार्च से फिगर्स पता ही नहीं, तो वो एक एस्टिमेटेड फिगर्स पे अपने ऑडिट को करेगा, तो वहां पे केसेस आ सकते हैं कि उसे हमने रीअसेस करनी पड़े मटीरियलिटी को। Therefore, before auditor proceeds to assess the effect of uncorrected misstatement, it becomes necessary to adjust materiality calculator under SA 320 based on now available actual financial results। यानी वो जब आके uncorrected misstatements को evaluate कर रहा है तब उसे एक बार दोबारा से अपनी materiality level को check करना पड़ेगा based on the actual results। SA 320 outlines that as audit progresses, materiality may be revised for financial statements as a whole or for specific ABCD। ABCD क्या है हमारी? Account balance, class of transactions and disclosures। This revision is prompted by auditors' awareness of information that would have led to a different initial determination. Typically, significant revisions occur before evaluation of uncorrected misstatements. However, if reassessment of materiality under SA 320 results in lower amount, auditor must reconsider performance materiality। यानी अगर हमने 320 के अकॉर्डिंग मटेरियलिटी दोबारा निकाली और अगर वो कम आई है पिछली वाली से, तो इस केस में आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। And appropriateness of audit procedures, nature, timing, and extent. This is crucial for obtaining sufficient appropriate audit evidence on which to base the audit opinion. In present case involving Manhattan Constructions Private Limited, it has been identified that materiality calculated at beginning of the audit for sales was based on estimates provided by the management. The management extrapolated sales for the full year using actual amount of 11 months, but since company experiences significant monthly variations in sales, actual sales for last month were only 25% of the estimated figure. This discrepancy arose due to an अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन स्टैम्प ड्यूटी रेट्स बाय गवर्नमेंट इन दैट रीजन। मतलब देखो अभी तक तो हमारे ऊपर क्या चल रहा था, मतलब एक तरह से प्रोविजन चल रहा था कि ऐसे 450 में क्या लिखा है, 320 में क्या लिखा है, फिर आगे हमारे पास सब अब लास्ट में हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। देखो हर थ्योरी सब्जेक्ट का यही पैटर्न रहता है, लॉ में भी आप सेम ही पैटर्न देखते थे कि पहले तो हम प्रोविजंस लिखते हैं, फिर हम अपने फैक्ट्स लिखते हैं एंड देन हम अपना कंक्लूजन लिखते हैं। वही सेम चीज हमारे ऑडिट में भी फॉलो हो रही है। In this audit scenario, Mr. Sushil, the auditor, must review and reassess materiality initially determined under SA 320 to ensure its continued validity in light of actual financial results. If reassessed materiality is lower than previously calculated amount, Mr. Sushil must reconsider performance materiality। उन्हें performance materiality दोबारा देखनी पड़ेगी। And appropriateness of nature, timing, extent of further audit procedures. This meticulous approach is essential to give sufficient appropriate audit evidence, enabling Mr. Sushil to form independent and objective opinion on financial statements of the Manhattan Constructions Private Limited। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब 320 एंड 450 का मिक्स करके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया था जिसमें उन्होंने पूरी मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर किया है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आप कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना चाहिए। देखो 450 से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये 450 से ज्यादा 320 की तरफ हमारा इंक्लाइन क्वेश्चन है एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को काफी अच्छा डीपली कवर कर रहा है। दैट्स व्हाई यू नीड टू कवर इट 2-3 टाइम्स ताकि आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आए, आपको समझ में आए कैसे आंसर को फ्रेम करना है इन सच कमेंट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। 450 में इतना ही, आपको पढ़ने से ज्यादा पढ़ने का कुछ है भी नहीं एंड आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि भाई मुझे आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं हर स्टैंडर्ड के अंदर। सो आई होप आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई को करते रहोगे एंड मैं जल्दी मिलूंगी आप लोगों से विद अ न्यू वीडियो विद सम न्यू स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस डिस्कशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अपनी पढ़ाई को इसी तरह से कोशिश करते रहिए एंड जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। Okay, so here is the CN Nalini Gupta signing off.